हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो कोवैलेंट बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है की जरूरत पड़ी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। जैसे आपने कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ा तो कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ने के बाद जो है आपने वहां पे तमाम चीजें ऑब्जर्व किया। जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपने बताया, वहां पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, वहां पर अगर हम लोग यहां पे बात करें तो जैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग में कुछ एक बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। कोवैलेंट बॉन्डिंग कांट एक्सप्लेन, कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है कांट एक्सप्लेन, इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या क्या? जैसे देखिए, जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, H2, N2, O2, Cl2, ये सब बन रहे हैं। किस वजह से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें आयन तो है नहीं। जब आयन नहीं है फिर भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो क्यों जुड़ रहे हैं? ये कोवैलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यानी हमने क्या कहा, पहला पॉइंट यही है कि हाउ एटम्स आर हेल्ड। पहला पॉइंट, हाउ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। हाउ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर in the molecules, such as H2, N2, O2 etc. इसमें मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स कैसे एक दूसरे से हेल्ड हैं और कैसे जुड़ करके बन रहे हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके पास एक भी आयंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, N2 आयनिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, O2 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग हो जा रही है और कैसे बॉन्ड बन जा रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। ठीक है, एटसेट्रा। इन विच नो आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट। नो आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट मतलब कि हाइड्रोजन जो है अगर H प्लस और H माइनस के रूप में रहता तो आप बताते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन इस तरह से यहाँ पे कोई भी आयनिक स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कैसे एटम्स इसमें हेल्ड हैं, किस बॉन्ड से या किस फोर्स से जुड़े हुए हैं, इसकी कोई भी जानकारी जो है यहां पे नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्या कारण है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। व्हाई द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। व्हाई द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। जब ये सब चीजें नहीं है तो क्यों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं। और तीसरा जो है, इसमें यह कहा जाता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंज है, यानी द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यूरिंग द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन कोवैलेंट बॉन्डिंग में नहीं बताया जाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि काहे एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल में एक दूसरे से हेल्ड हैं, जबकि यहां पे कोई आयनिक स्पीसीज नहीं है। दूसरी बात, काहे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्या जरूरत है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तीसरी बात है द एनर्जी चेंज, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी चेंज होती है,
वो एनर्जी चेंज कैसे होती है इसके बारे में भी कोई जानकारी इनको नहीं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसी वजह से हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसी वजह से आप क्या कहेंगे, दैट्स व्हाई वी required modern concept of covalent bonding। ठीक है, और आप जानते हैं ये किस पर बेस्ड है, which is based on quantum mechanical principle, which is based on quantum mechanical, ठीक है, principle, based on quantum mechanical principle। ठीक, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग का, वो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसको नॉर्मली हम लोग जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। भाई ये चीज आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने जब ये चीज ऑब्जर्व किया कि ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग दो थियरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। और देयर आर टू थियरीज, हम लोग यहाँ पे दो थियरी पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों थियरीज है भाई। एक आप पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, एक आप पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसे हम लोग कहते हैं VBT। इसे क्या कहते हैं, VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। और दूसरा हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसे हम लोग कहते हैं MOT। अगर आप MOT को तेजी से बोलिए, आप जहां पर भी हैं MOT को तेजी से बोलिए, तो MOT बोलते हैं तो आप MOT। अगर आप तेजी से बोलिए तो आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है आपको समझ में आएगा, आप किसी को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो MOT के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ VBT के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने आपसे कहा कोवैलेंट बॉन्डिंग कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग की जरूरत पड़ी। और वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग किस पर बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और साथ ही साथ इसमें दो थियरीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और वो दो थियरीज कौन कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये दो थियरी है, एक एक करके पढ़ा जाएगा, और काफी डिटेल है, मतलब आधा जो है ये चैप्टर जो है इन्हीं पर बेस्ड, आधा क्या 40% चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। एंड डालिए, इसको हटा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में अब हम लोग। बॉन्ड थियरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग का पहली थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो सबसे पहली चीज, इसे किसने प्रपोज किया था, हिटलर एंड लंदन जी ने इसे प्रपोज किया था। प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन, यानी डेवलप्ड बाय हिटलर एंड लंदन। इस थियरी को कहीं कहीं इस हिटलर लंदन थियरी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो इंप्रूव किया था, इंप्रूव्ड बाय पाउलिंग, इंप्रूव्ड बाय, इस थियरी को जो इंप्रूवमेंट किया था वो किसके द्वारा, पाउलिंग के द्वारा इंप्रूव किया गया था भाई, पाउलिंग, ठीक है। और हिटलर और लंदन जी ने जो इसको थियरी को प्रपोज किया था वो 1927 में। इसीलिए कहीं कभी कभी इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, हिटलर
लंदन थियरी भी कहीं कहीं आप सुन लेते हैं, बुक में दिया भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इस थियरी को हम लोग हिटलर एंड लंदन थियरी भी कहते हैं। ठीक, इस अप्रोच को इन्होंने जो है बताया। ठीक, और यहाँ पे जो ये आपका थियरी है, ये इस अप्रोच पे बेस्ड है, या कहिए इस बात पे बेस्ड है कि हम लोग ये मान चलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बेस मान करके ही इस थियरी को हम लोग अप्रूव करेंगे या प्रोसीड करेंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इस बात को लेकर हमेशा चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, और आप जानते हैं अगर इंट्रैक्शन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन विच लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी, कुछ बातों को पहले हम चर्चा कर लेते तब आगे चलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन बातों को थोड़ा सुन लीजिए तब आगे चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल अगर है, मान लीजिए ए है और ए, ये जुड़ना चाहते हैं, ए और ए के बीच में बांड बना, तो बांड बनने की वजह से ये बांड फॉर्म हुआ। जो बांड फॉर्म हुआ उससे एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखिएगा, यहां से एनर्जी रिलीज होती है, यानी न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इधर चलेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब A2 को A में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे क्या चाहिए आपको? एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड, और जो एनर्जी इस बांड को, यानी ए के बीच का जो बांड है, उस बांड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उसे आप बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे तो हमें मालूम होना चाहिए कि नया बॉन्ड जब भी बनता है वहां एनर्जी रिलीज होती है, और यही चीज आपने लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन विच लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। आपने क्या कहा? जब भी कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये लिखा विच लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। ये बात आपने कहा इस चीज को। और अगर मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एटम्स, ये कौन फॉर्म है? ये एटम्स है। ठीक है, और ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल को अगर एटम्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये मॉलिक्यूल के बीच का बांड टूटेगा और एटम में कन्वर्ट होगा। तो उसको तोड़ने के लिए, भाई किसी भी बांड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है। उस एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कहेंगे। आगे इस सब चीज को, बॉन्ड पैरामीटर को पढ़ा जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि अब हम इसी को लेकर साथ चल रहे हैं। तो हम लोग जो इसको पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि हम हाइड्रोजन को कंसीडर, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बेस मान करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हम लोग बताएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल कौन सा लेने चल रहे हैं? वो H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को लेंगे। अगर आप H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए H2 गैस है, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड H। अगर हम हाई टेम्परेचर पे एनर्जी प्रोवाइड करें, ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर पे एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये H गैस और H गैस में टूट जाएगा, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वह एनर्जी जानते कितनी लगभग होगी? लगभग 435
यानी 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए तो ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल से एटम्स, मॉलिक्यूल से एटम्स। अब एटम्स को अगर एटम्स, तो आप जानते हैं H2 किस रूप में एग्जिस्ट करता है, H2 मॉलिक्यूल के रूप में। इसका मतलब है ये आपका अनस्टेबल हुआ, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब अगर इसको स्टेबल होना है, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे और बनाएंगे H2 मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है जितनी एनर्जी तोड़ने में लगती है उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड को बनाने में निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, एक चीज और समझ लीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब हमारा कहने का, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हो गया। दोनों एनर्जी बराबर होती है, दोनों एनर्जी बराबर होती है, बट साइन इज अपोजिट। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, साइन इज अपोजिट। ये होता फिक्स है, जान लीजिए। अगर जैसे यहाँ पे प्लस में है तो अब जब ये उल्टा होगा तो इसके साथ निकल रहा है, यानी यहाँ पे ये इसके साथ बन रहा है। तो अभी ये कैसा रिएक्शन है, इसमें हीट दी जा रही है। जब ये बनेगा तो इसके बनने पर हीट निकल रही है, और जब हीट निकलेगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन एनर्जी। अब किसी भी सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी ये अनस्टेबल होगा और H2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हमारा कहने का मतलब है कि जितनी एनर्जी यहां देनी पड़ रही है, जब हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे उतनी एनर्जी जो है रिलीज होगी और सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, और मिनिमम एनर्जी स्टेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। इसी को हम लोग बेस मान करके समझने का प्रयास कर रहे हैं इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। अब आइए देखते हैं इसी के बारे में। जैसे हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप जानते हैं कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, H, इसे HA कर दे रहे हैं, इसे HB कह दे रहे हैं, ठीक। एक को HA मान ले रहे हैं और एक को HB मान ले रहे हैं। और हमने ये भी मान लिया कि HA के पास, देखिए एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1s1। एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1s1। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसे हम मान ले रहे हैं EA, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसे मान ले रहे हैं EB, ठीक। इसे मान ले रहे हैं EA और EB। अब ध्यान दीजिए, जब दोनों हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब जैसे जैसे व्हेन बोथ एटम्स आर अप्रोच टू ईच अदर, बोथ एटम्स आर अप्रोच टू ईच अदर, जब दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते, दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीजेस। अभी आप ग्राफ के जरिए दिखाएंगे, एनर्जी डिक्रीजेस। और 0 से अगर डिक्रीज करेगा, देखें 0, अगर वैल्यू 0 है, डिक्रीज करेगा तो इधर माइनस आएगा, और इंक्रीज करेगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई 0 अगर पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में है तो दोनों एटम जब पास आएंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ेगा, और इंट्रैक्शन होने पर क्या होगा, इंट्रैक्शन होने पर एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो 0 से एनर्जी कम होगी तो माइनस की तरफ भागेगा,
और 0 से एनर्जी बढ़ेगी तो प्लस की तरफ भागेगा। तो प्लस अगर होगा तो हाई एनर्जी स्टेट होगा और माइनस की तरफ भाग रहा है तो मिनिमम एनर्जी स्टेट, और मिनिमम एनर्जी स्टेट क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। ठीक है भाई। तो हमने ये मान लिया कि जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं टू ईच अदर, एनर्जी डिक्रीजेज, मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन देम, इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स बिगिन। पॉइंट को समझते हुए एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस है भाई। इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स बिगिन, शुरुआत हो गया। अब जैसे जैसे वो पास आएंगे, जितना ज्यादा इंट्रैक्शन बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी डिक्रीज करेगी, और जितना ज्यादा एनर्जी डिक्रीज करेगा एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर लेगा। ठीक। अब सपोज करते हैं, सपोज करिए कि दोनों हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, जब हाइड्रोजन, देखिए व्हेन हाइड्रोजन एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर ऑब्जर्व। दो तरह का फोर्स यहां पे ऑब्जर्व होगा भाई। कौन कौन सा, देखिए, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व होगा, किसके किसके बीच में अभी हम आपको दिखाएंगे, और दूसरा है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व करेंगे और रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व करेंगे। तो अब अट्रैक्टिव फोर्स कहां कहां हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और रिपल्सिव फोर्स कहां कहां ऑब्जर्व करेंगे, ये चीज हम आपको दिखाने चल रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास क्या है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो हमने ये महसूस किया और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि यहां एक प्लस चार्ज एक हाइड्रोजन एटम पे हुआ, HA वाला हो गया। ठीक। ये HA का हो गया, दूसरा प्लस चार्ज दूसरे HB का हो गया, HB का हो गया। बात समझ आई ना। और हमने मान लिया इनके बीच में, देखिए, आपका एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, मान लीजिए EA है और यहां मान लीजिए EB, ऐसे यहां EA है और यहां EB है। इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पे आप खुद गौर करिए, जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। यानी ये जो फोर्स आपने दिखाया है ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये हो गया, यानी ये वाला फोर्स हो गया रिपल्सिव फोर्स। भाई सिमिलर चार्ज है, प्लस प्लस दोनों के पास है ना, अगर प्लस प्लस दोनों के पास है तो दोनों रिपेल करेंगे, माइनस माइनस दोनों है तो दोनों के पास रिपल्सन होगा। अब देखिए, जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको मालूम है इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और बी वाला जो है ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक। बी वाला जो है ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या है, प्लस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस HA का, न्यूक्लियस HB का। ये प्लस प्लस के बीच में कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सिव, थिक लाइन से रिपल्सिव। और ये जो है हमने आपको जो दिखाया है, अब आपको ये हम दिखा दे रहे हैं ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अभी हम लिख देते हैं कौन कौन सा रिपल्सिव फोर्स है। तो देखिए, ये आपका अट्रैक्टिव HA का न्यूक्लियस EB को, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ B एटम्स को अट्रैक्ट करेगा, और B का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑफ A एटम को अट्रैक्ट करेगा। यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे जो ऑपरेट हो रहा है किसके बीच में, HA और इलेक्ट्रॉन B। एक ये हो गया, दूसरा
Hb और इलेक्ट्रॉन Ea, ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। और रिपल्सिव फोर्स देखिए, रिपल्सिव फोर्स देखिए क्या हो रहा है। रिपल्सिव फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है? Ha और Hb के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में, और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनके बीच में। अब आप जानते हैं जब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अगर ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाएंगे तब तो मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक है मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो दूर दूर हट जाएंगे। ये अगर ज्यादा होगा तो यानी ये इससे दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा। जब ये दूर भागेगा तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। हम दिखा रहे हैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ठीक है भाई, जैसे देखिए हमने कहा ये आपका दो हाइड्रोजन एटम है डिस्टेंस पे, दो हाइड्रोजन एटम है, थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अगर आप इसी को देखिए तो इसके ये न्यूक्लियस हो गया दोनों का, और इनके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था ना एस ऑर्बिटल के सबसे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखा रहे हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं करेंगे तो ये सब चीजें आपके लिए अबूझ पहेली है, जान लीजिए। और कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट होगा तो फिर आप पढ़ते रहेंगे ऐसे, फिर रटेंगे और इच्छा नहीं होगी तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक। सेपरेटेड एटम, ये दो सेपरेटेड एटम, सेपरेटेड एटम है, ठीक, यहां पे, और इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शंस, यहां पे कोई भी इंटरेक्शन है। यानी दो हाइड्रोजन एटम को ही मान लीजिए, दो हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन आपको नहीं यहां दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब हम क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे। देखिए यहां पे डिस्टेंस देखिएगा इनके बीच में, अब थोड़ा पास ला रहे हैं, थोड़ा पास ला रहे हैं, ठीक, ये पास ले आए। अब पास ले आए, थोड़ा सा इनके बीच में अप्रोच शुरू होगा। अरे भाई, कोई दो आदमी है अगर दूर दूर बैठे हैं तो उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आसपास आएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, बातचीत शुरू होगी, और बातचीत शुरू होगी, फिर हो सकता है ऐसे बूजम फ्रेंड हो जाए कि वैसे फ्रेंड दोबारा ना आपको मिले ही ना लाइफ में, ऐसा भी होता है। तो अब देखिए दो एटम्स हो गए, ये दोनों एटम अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचिंग एटम, अप्रोचिंग एटम, ठीक। और इनमें जो इंटरेक्शन है स्टार्ट हुआ, इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। अरे आप जैसे आप पढ़ने जाते हैं क्लास में, कहीं नई जगह पढ़ने जाइए, आपके कोई बहुत बूजम फ्रेंड ना हो, आप कभी कभार ऐसा भी महसूस करते हैं कि आप जिसके बगल बैठे ना उसके बारे में जानकारी ना कुछ, 2 दिन 3 दिन जानकारी हुआ, आपके साथ उठा बैठा तो आप धीरे धीरे उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से आ रहा है, क्या नाम है, पढ़ने में कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी जानकारी धीरे धीरे आपको मिल जाती है। तो वही चीज है, जैसे ही इंटरेक्शन शुरू हुआ ये एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया, और बातचीत करने का मतलब बॉन्डिंग शुरू हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए हमने ये मान लिया, आगे इधर दिखा दे रहे हैं, हमने ये मान लिया कि अब एटम जब बात करेंगे तो इतना ज्यादा जो है ये लोग इतना ज्यादा मतलब एक दूसरे से प्रभावित हुए कि दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू किए, यानी एक दूसरे के जो है बाहों में बाहें डाल करके एक दूसरे को जो है अपने आगोश में भर लिया, यानी एक दूसरे से साथ अब क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर देंगे। देखिए इतना ज्यादा दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आई कि दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ये ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए
दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, यानी एक जो है एक छोर पे बैठा, एक छोर पे बैठा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आए, उनमें बातचीत शुरू हुई, यानी इंटरेक्शन शुरू हुआ। इंटरेक्शन शुरू होने पे ऐसा जो दोनों में जमा कि दोनों एक दूसरे से क्या कर ली, ओवरलैप करना शुरू कर दी, और इस तरह से ओवरलैप किए तो इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ मैक्सिमम दिखाई देगा, इसी ओवरलैपिंग रीजन। इस ओवरलैपिंग रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये ओवरलैपिंग रीजन है, और इसी ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अभी हम आगे बताएंगे कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है भाई, पाउलिश का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। कि तो हमने आपसे ये कहा कि जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, उस ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी जो भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी रीजन में पाए जाएंगे। और हमने आपसे कहा अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने आपसे कहा कि इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी हाई हो गई। ये तभी हुआ जब ये एटम्स एक दूसरे के साथ अप्रोच करना शुरू किए, एक दूसरे के पास आए। इस एटम का इलेक्ट्रॉन, इस एटम का इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ ओवरलैपिंग रीजन में आकर के एडजस्ट हो गए और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड बनते वक्त इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड बनते वक्त जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब अट्रैक्टिव फोर्स, क्या चीज हमने कहा, समझिएगा इस चीज को। हमने कहा जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ अप्रोच करना शुरू किए, अप्रोचिंग टू ईच अदर, अप्रोचिंग टू ईच अदर, ठीक। जब हाइड्रोजन एटम, व्हेन हाइड्रोजन एटम अप्रोचिंग टू ईच अदर, तो आपको हमने बताया दो तरह का फोर्स लगेगा, लेकिन ये जानते हैं H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस dominated over repulsive force। अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो डोमिनेट होते हैं ओवर रिपल्सिव फोर्स, ठीक। देन H2 मॉलिक्यूल आर फॉर्म। हमने क्या कहा कि जैसे ही हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होगा और किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्स के ऊपर, तो H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। और उस मिनिमम डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस एट विच H2 molecule form called bond length। अभी ग्राफ के जरिए भी दिखाएंगे आपको बॉन्ड लेंथ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। और इस स्टेज पे, एट दिस स्टेज, अभी आपको ये सब दिखाएंगे, लिख दे रहे हैं जो, एट दिस स्टेज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम एनर्जी। इस स्टेज पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी मिनिमम होगी, ये ध्यान रखिएगा भाई। ऐसा ग्राफ तो आप पढ़े भी हैं, जब काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आपको दिखा रहे थे, आपको वही ग्राफ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये लिया हमने, ये पोटेंशियल एनर्जी इधर कर दिया, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है भाई। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, हमने आपको दिखाया कि यहां से जो है ये इस तरह से ग्राफ चल रहा है, खींच नहीं रहा है यार। अगर आपको याद हो, हमने पहले केमिकल बॉन्डिंग वाले में दिखाया है इसको, ये
इस तरह से दिखाया था हमने, अगर आपको याद हो। हमने माना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मान लिया है यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी 2 हाइड्रोजन एटम ले लिया, ए स्टेज दिखा रहे ए प्लस प्लस ऐसे दिखा रहे हैं, यानी यहां आर को हमने क्या दिखा दिया, इंफिनिटी। याद होगा आपको, आर अगर इंफिनिटी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखिए धीरे धीरे ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ये हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमने एक स्टेज बीच में और दिखा दिया ये, तो यहां हाइड्रोजन एटम को और थोड़ा पास दिखाया, ये इसे हम बी कह दे रहे हैं, इसे बी कह दे रहे हैं। फिर हाइड्रोजन एटम धीरे धीरे ये पास आ रहा है और पास आ रहा है, और हमने मान लिया ये यहां पे हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर ले, ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से ओवरलैप कर ले रहे हैं, ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से ओवरलैप कर ले रहे हैं। और ये जो एनर्जी लेवल है इसे हम लोग कहेंगे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लेवल। और इसकी जो वैल्यू आई थी अगर आपको याद हो, जो बॉन्ड जो आपने तोड़ने के लिए यूज किया था वो कितनी थी, 435.8 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगी। और आपको यहां ध्यान देना है, अभी इसी के बारे में चल रहा है, ये जो आपका है ये हो गया एक मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। और ये R0 से डिनोट करते हैं, और H2 मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है, 74 पिकोमीटर होता है। ये आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है भाई। यानी हमने कहा, फिर समझिएगा ध्यान से, 2 हाइड्रोजन एटम है जिनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, धीरे धीरे पास आ रहे हैं, इंट्रैक्शन शुरू हुआ, पास आए एनर्जी कम हुई, और पास आए एनर्जी और कम हुई, और एक समय ऐसा आया कि उनके बीच में ओवरलैपिंग यहां दिखाई दे रही। और इस स्टेज पे इसकी जो एनर्जी होगी, देखिए ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम स्टेबल बता रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबल बता रहा है। तो आप गौर से यहां देखिए, यहां एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी इस डॉटेड लाइन की तरफ देखिएगा, डॉटेड लाइन के इस तरफ यहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेटेड है, attractive forces are dominated over repulsive force। यहां अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट होगा ओवर रिपल्सिव फोर्स। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इधर साइड में चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, तो इस साइड में हम डॉटेड कर दे रहे हैं इसको, ये। अब देखिए जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे, यानी आप कह रहे हैं कि और पास एटम आ रहे हैं, एटम्स और पास आए, 2 हाइड्रोजन एटम और पास आएंगे, तो इधर चलने पर अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा कौन लगना शुरू हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब इधर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस साइड में चलने पे, यहां से आगे चलने पे ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे चलने पर आपका जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटेड ओवर अट्रैक्टिव फोर्स। यानी अगर जो है आपने जो कहा है R0 से कम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन और पास ले आइए, हाइड्रोजन जैसे यही है,
ये दो एटम्स हैं और इनको हमने ले आए, ये R0 हो गए, बॉन्ड बन गया। अब इसको और पास ले आए तो ये और पास नहीं आ पा रहा। अगर आप जबरदस्ती और पास ताकत लगाएंगे तो ये क्या होगा, टूट जाए, ये टूट करके इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो वही चीज है, एक मिनिमम डिस्टेंस से और पास लाने पर रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होती हैं, और वो रिपल्सिव फोर्सेस क्या होता है, मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। और देखिए मॉलिक्यूल का एनर्जी धीरे धीरे प्लस की तरफ जा रहा है और हाई होता चला जा रहा है। ठीक, हाई होता चला जा रहा है, इसका मतलब है इस फॉर्म में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये सीधा सीधा आप ऑब्जर्व यहां पे कर रहे हैं और जिसको इस ग्राफ के जरिए आपने दिखाया है। ठीक है, तो जो आप जिस मिनिमम डिस्टेंस पे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसे बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, और जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसे आप बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं। इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी 435.8 किलो जूल कह रहे हैं ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये चीज है भाई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब इसमें हो क्या रहा, देखिए जब हाइड्रोजन एटम, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, आपने यही तो कहा, अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचेस टू ईच अदर। तो जानते हैं दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, तो आप जो कह रहे हैं पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ईच एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं उनके, अभी जो हमने आपको बताया था, ठीक, ईच एटम ऑफ टू हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है ना, ऑर्बिटल, टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें हमने क्या कहा कि जो दो हाइड्रोजन एटम हैं, दो हाइड्रोजन एटम है, जब एक दूसरे के साथ अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच करने के साथ साथ उनके पास है क्या, ध्यान दीजिएगा, उनके पास दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दोनों के पास कॉमन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक, और वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने में ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये पार्शियल इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी देखिए जैसे आपने कहा ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक, आप ये प्लस है और ये प्लस है, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपने कहा इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनका इलेक्ट्रॉन 1s1 है, इनका भी 1s1, ऐसे ही तो रहेंगे 1s1। ये जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है भाई, एक दूसरे के पास आएंगे तो ये जब ओवरलैप करेंगे इस तरह से, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसी रीजन में आ जाएगा। और आप जानते हैं इनका इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से आएगा और एक ये इस तरह से ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन आकर के फिट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट शेयर्ड रीजन। ये जो शेयर्ड रीजन आपका है, ये देखिए जो शेयर्ड रीजन है, इसी शेयर्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये जो पार्शियल इंटरप्रिटेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बताया था हमने शुरुआत में ही यहाँ पे। तो इस तरह से ये इतनी बातें हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं भाई। इतनी बातों को आप पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। ये काफी पूछा भी गया है आपके जिसे होम एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी काफी पूछा जाता है, लेकिन चूंकि है थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें बहुत कोशिश किया जाता है कि ये
ना दिया जाए, क्योंकि इसमें थियरी ही ज्यादा है, चीजों को समझना आपको धीरे धीरे करके है। इसको एक दो बार स्टडी रीडिंग करेंगे तो आपको आइडिया होगा भाई क्या चीज है इसमें। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है करें H2 मॉलिक्यूल बन गया, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म, बट He2 मॉलिक्यूल कांट फॉर्म, He2 मॉलिक्यूल कांट फॉर्म। इसे H2 मॉलिक्यूल तो बन गया लेकिन He2 मॉलिक्यूल नहीं बना। अगर हम वही फोर्स वाली बात करें, ध्यान दीजिएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जानते हैं? एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहां इसका मतलब +2 चार्ज हो गया, यहां पर +2 चार्ज हो गया। 2 हीलियम एटम है ना, और एक ही एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां मान लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां मान लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। हाँ बोलो, हमने आपसे कहा हीलियम मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अगर आप मान के चलिए तो जैसे देखिए, जैसे 2 हीलियम एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है भाई, ये इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो टोटल रिपल्सिव फोर्स अगर आप ध्यान दीजिए कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये रिपल्सिव फोर्स हो गए। टोटल रिपल्सिव फोर्स जो इसमें आ रहा है उसकी संख्या अगर आप काउंट करिए तो हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल रिपल्सिव फोर्स कितने हो गए? रिपल्सिव फोर्स टोटल रिपल्सिव फोर्स जो है इक्वल टू 5। और अट्रैक्टिव फोर्स, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स, अब इसको देख रहे हैं, इसको देखिए, जब दो हीलियम एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में देखिए कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। और इनके बीच में आपका कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितने हैं? इक्वल टू 4। टोटल अट्रैक्टिव फोर्स 4 है। यानी जब 2 हीलियम के एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो उनमें रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट है ओवर अट्रैक्टिव फोर्स। इस वजह से हीलियम मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ repulsive force than attractive force. Helium molecule does not exist. ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि हीलियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मिनिमम एनर्जी स्टेट को एग्जिस्ट शो करता है इन कंपैरिजन टू He2 मॉलिक्यूल, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स जो है हमेशा एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो हीलियम मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और इस वजह से वो अनस्टेबल है और अनस्टेबल कभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा और हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी चीज है, हीलियम का 1s2 ऑर्बिटल है, s2 है, पेयरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हुन्स रूल के हिसाब से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो किसी के साथ ये पेयरिंग कर नहीं सकता है। इस आधार पे भी आप ये कह सकते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। भाई समझ में आया? इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे।
थैंक यू।